गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेट्स मूव आवर क्लासेस। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। टुडे नाउ वी डिस्कशन ऑन नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि लैटिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड का असर क्या होता है। तो अब मैं आगे टॉपिक पर जाऊं उससे पहले मैं आज आपको पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा बच्चों। तो वी रेडी? चैनल पसंद आने पर, वीडियो समझ में आने पर प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर देना कि आप लोगों को चैनल कैसा अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छी लगती है नहीं लगती हैं, क्या क्या मैं उनमें आपको कमी है। तो मुझे इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलेगी बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो हमारे सौरमंडल में एक ऐसा प्लैनेट जो जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जब वो चक्कर लगाता है तो उसका असर हमारी पृथ्वी पर कैसे पड़ता है। और पृथ्वी की स्टडी को करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम एक पृथ्वी की प्रति आकृति, यानी कि अगर मैं बात करूं फोटोकॉपी, तो हमने ग्लोब लिया था। और ग्लोब के अध्ययन में, स्टडी में हमने बताया था कि ग्लोब एक काल्पनिक अर्थ की तरह है जिस पर कई सारी लाइंस ड्रॉ हैं। तो इन लाइंस ड्रॉ को हम कैसे समझेंगे, कैसे उसको बांटेंगे। तो बच्चों, लाइन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था लॉन्गिट्यूड और दूसरा था लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब है जब पृथ्वी को लंबाई के अकॉर्डिंग हम उसके 2 भाग कर दें। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड इट। थोड़ा सा लाइन को, स्केच को थोड़ा सा मोशन शार्प किया है। बच्चों, आपको ये तो पता है कि आपका कौन सा वाला हिस्सा है और ये कौन सा वाला हिस्सा है? नहीं भी पता है तो फिर से हम उसको ट्राई करते हैं। तो बच्चों, मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द लैटिट्यूड। जब हम अर्थ को मिडिल से 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इस लाइन को हमने नाम दे दिया था क्या? इक्वेटर लाइन। क्या नाम दे दिया था? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पृथ्वी की बीच में, पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो बच्चों, इस ये पृथ्वी, और मैंने लास्ट टाइम पे आपको 2D और 3D में अंतर बता ही दिया था। तो ये काल्पनिक वक्राकार रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर हमने क्या किया? बीच से इसको टुकड़ों में बांट दिया। तो इसका ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के हिस्से को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये हमने आपके देखा जब हमने लैटिट्यूड की बात की, यानी अक्षांश की बात की। वहीं हम जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में, तो लॉन्गिट्यूड का बेटा मतलब है एक ऐसी रेखा जो दो पृथ्वी की लंबाई के अकॉर्डिंग हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पृथ्वी को जब हम लंबाई में बांटते हैं तो इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आपस में मिलाने वाली, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम नाम क्या देते हैं? मुख्य यामोत्तर रेखा या मुख्य देशांतर रेखा। ओके बच्चों, यहां मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में आप पृथ्वी को 2 अन्य हेमिस्फीयर, 2 अन्य अर्धांश में, अर्धगोलाकार भाग में बांट सकते हो, जिसका पहले का नाम है ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका अक्षांश में और दिशांतर में। तो बच्चों, अक्षांश में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी विषुवत रेखा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर कुछ अन्य अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर लेटी हुई अवस्था में ड्रॉ की गई है। क्या की गई है? लेटी हुई अवस्था में मैंने ड्रॉ की है, जिनका मैंने एक मान दिया था। एक मैंने 23.5 डिग्री की मानी थी,
एक तो मैंने 23.5 वाली ली थी और एक 66 वाली ली थी। ये दो मैंने विषुवत रेखाएं अलग अलग खींची थी, दो रेखाएं, दो अक्षांश रेखाएं अलग अलग खींची थी। इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। वैसे ही आपकी मुख्य देशांतर के समान ही अन्य देशांतर रेखाएं भी होती हैं, जिनको आप अपना नाम दे सकते हैं, मतलब कि मात्रा, डिग्री के आधार पर, वैल्यू के आधार पर। क्लियर है बच्चों? अब आपने लास्ट टर्म पे आपको अक्षांश जब हमने पढ़ाया था, तो अक्षांश रेखाओं में मैंने कटिबंध के बारे में बताया था। कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इनके बारे में लास्ट टर्म पे मैंने आपको समझा दिया था बच्चों। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे प्लीज कमेंट करेंगे बच्चों। तो मैं इनको हटा रहा हूं जरा। बच्चों, जब आप किसी भी चीज को आप लिखोगे, अब जैसे आपने अक्षांश रेखाओं को लिखना है, तो अक्षांश रेखाओं में आप इसको कैसे लिखोगे? मान लो इसको मैं 23 डिग्री, मैं ना 23.5 कर रहा हूं ना अदर नंबर ले रहा हूं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले रहा, मैंने एक नंबर ले लिया 23.5 डिग्री। तो बच्चों 23.5 डिग्री ऊपर भी है और 23.5 डिग्री नीचे भी है। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है? तो बेटा इसके आगे एक बड़ जोड़ देते ऊ। क्या? ऊ। और इसके आगे जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसके आगे द। क्लियर है बच्चों? वैसे ही यहां पर भी हम यही काम करते हैं। इसमें जितनी भी डिग्री होंगी इसके आगे हम क्या लगा देंगे? पू। और यहां प, पश्चिम, जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि आपका पूर्वी भाग कौन सा है और पश्चिमी भाग कौन सा है। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों एक चीज और समझाना चाहता हूं मैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को अर्थ की लोकेशन नहीं पता कि अर्थ हमारी पृथ्वी पर अर्थ कहां पर, कौन से महाद्वीप में, कौन से गोलार्ध में पड़ेगी। तो बच्चों आपका भारत देश कौन से गोलार्ध में पड़ेगा? मैं इस भारत आपको बता दूं, आपके इस अर्थ पर कुछ महाद्वीप हैं, ऐसे भूमिगत क्षेत्र जिन पर आप रहते हैं, जिन पर प्रकृति होती है, जिन पर जंगली जानवर रहते हैं। तो बेटा ऐसे कुछ महाद्वीप हैं जिनके मैं नाम लिख दे रहा हूं बॉक्स बना के। ये आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। यहीं यूरोप से एक महाद्वीप जुड़ा हुआ है जिसका अलग से नाम है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। इधर है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहां छोटा सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके नीचे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इन जगहों पर जो महाद्वीप हैं वो पूर्णतः बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ जो धरती है वो पूर्णतः बर्फ से ढकी हुई है। तो बेटा ये आपके कुछ महाद्वीप हैं। अगर मैं इस तरीके से स्टडी करूं, आपको शायद ये पता होगा कि भारत आपका एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत इसी एशिया महाद्वीप पे पड़ता है। अगर मैं इस, मान लो कल्पना करो कि मैंने यहां पर एक इक्वेटर लाइन खींची। क्या करा? एक इक्वेटर लाइन खींची, भूमध्य रेखा खींची। तो आपने देखा आपके एशिया की लोकेशन इस इक्वेटर लाइन से क्या है? ऊपर है। तो एशिया महाद्वीप आपका उत्तरी गोलार्ध में, कौन से हेमिस्फीयर में? उत्तरी हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है बच्चों? और अगर मैं वहीं यामोत्तर, मतलब कि पृथ्वी के लंबाई के, लेंथ के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं, तो लंबाई के अकॉर्डिंग ये वाला जो एशिया महाद्वीप है ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है बच्चों? कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो बच्चों आपका एशिया महाद्वीप अर्थ के पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? पूर्वी हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? अगर समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों? चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने टाइम के हिसाब से देखा कि टाइम कैसे आगे पीछे होता है, लास्ट टाइम पे आपको बताया था। तो भारत, किसी भी कंट्री का टाइम हम कहां से डिनोट करते हैं? ग्रीनविच रेखा से। कहां से? ग्रीनविच रेखा से। जैसा कि आपको इस अर्थ में दिखाया गया है, ग्रीनविच रेखा, ये वाली रेखा ग्रीनविच रेखा जो आपकी मानक समय रेखा है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? टाइम को एडजस्ट करते हैं। विश्व के सारे देश जिसका टाइम हम इसी रेखा के आधार पर तय करते हैं। तो बच्चों भारत की स्थिति इस रेखा से 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। आप देख रहे हैं भारत इससे
ये 5 है और इससे करीबन 5.5 घंटे क्या है, आगे है। उस कंडीशन में यहां जितने भी देश हैं, अगर मान लो इस जगह पर जितने भी कंट्री हैं, यहां अगर रात के 12 बज रहे हैं, मान लो रात के 12 बज रहे हैं, तो 12 AM, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, 12 अगला दिन लग चुका है, ये 12 बज रहे हैं रात के AM, ठीक है। तो भारत में जो टाइम होगा, भारत में सुबह के कितने बज रहे होंगे, 5:30, मतलब 5 घंटे आगे होंगे। ये 5 an hour, 5 राइट टू 1/3 आवर क्या होगा, आगे होगा। क्लियर बच्चों, कैसे हमारी कंट्री पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं ऊपर ये टेबल +1 +2 +3 +4 +5, ये स्केल जो दिखाया गया है ये शो कर रहा है कि ग्रीनविच रेखा के पूर्वी साइड में जितने भी देश है, पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, उन सबका टाइम इस ग्रीनविच रेखा से क्या है, आगे है। वहीं इस ग्रीनविच रेखा से टाइम जितने भी कंट्री, जितने भी देश हैं जो पश्चिमी भाग में पड़ रहे हैं, उनका टाइम क्या है, माइनस में चल रहा है। तो अमेरिका का टाइम क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। तो बच्चों, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, आज का टॉपिक आपका यहीं पर था, मतलब कि ये जो चैप्टर था इसमें यही बताया गया था। तो आज मैं अभी इस चैप्टर को तो यहीं रोक रहा हूं। अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा आपके न्यू चैप्टर से, ताकि हम लोग आगे पढ़ सकें। और न्यू चैप्टर से पहले मैं आपसे आशा करूंगा आप लोग इसे पढ़कर आएंगे। और आपका न्यू चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। कौन सा, पृथ्वी की गतियां। तो आशा करता हूं आप लोग इसे पढ़कर आएंगे और हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो क्योंकि ये क्लास मैं उन बच्चों के लिए रहा हूँ जो इस समय डे बोर्डिंग, मतलब जो बच्चे इस समय हाई स्कूल और 9th में हैं, उन बच्चों को समझाने के लिए मेरी ये क्लास है। तो आपके लिए सौर मंडल की वीडियो मैं अलग से फिर से अपलोड कर दूंगा बच्चों, अलग से डाल दूंगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को फिर से देख सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ रीड गुड रीडिंग। बाय बच्चों।